हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, टारगेट है यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओए एग्ज़ाम, जिसकी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाली है। तो एक हमने स्पेशल सीरीज शुरू किया आप लोगों के लिए, और पिछले जब 2025 में ईपीएफओ हुआ था तो तब भी हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी। सीरीज का नाम है अभ्यास सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस अभ्यास सीरीज के अंतर्गत हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं उनके क्वेश्चंस का। ठीक है, तो आज जिस सब्जेक्ट की बारी है उसका नाम है क्वांट, और क्वांट का पार्ट नंबर 1 हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। क्वांट क्यों शुरू किया हमने? क्योंकि क्वांट एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके एग्जाम के अंदर जहां से 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप इसको अच्छे से कर लो, ठीक है, अगर अच्छे से कर लो तो पॉसिबिलिटी है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ठीक है, बट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। तो इस सीरीज के नाम को सार्थक करता है ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसलिए इसके बहुत सारे लेक्चर्स आपको जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक देखने को मिलेंगे। कॉन्टिन्यूसली फॉलो करिएगा। हर थर्सडे को हर थर्सडे को 4 बजे, ठीक है, 4 PM पे आपको एक लेक्चर मिला करेगा, और यहाँ पे हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो या तो सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, या मुझे लगता है कि यार यूपीएससी का ये टेस्ट है और ऐसे ऐसे सवाल वो आपसे आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है, तो मैं वही पढ़ाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्रस्ट करके चलना, अच्छे से पढ़ना। एमसीक्यूज होंगे, बट एमसीक्यूज को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो बढ़िया से पढ़ेंगे, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, बट रेगुलरली इस सीरीज को फॉलो करना है। नोट कर लो, हर थर्सडे 4 बजे आपको जुड़ना ही है, और हर वीडियो पे मुझे कमेंट और लाइक जरूर चाहिए, ताकि मुझे भी लगे कि यार आप अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहे हो। ठीक है, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आपकी ईपीएफओ को लेकर के इतनी समझ नहीं है, ईओ एग्जाम क्या होता है, ईपीएफसी क्या होता है, आपके पास डिकोडेड सिलेबस नहीं है, आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां जाकर के आप ये गाइड बुक डाउनलोड कर लो। उस गाइड बुक में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, चलो शुरू करें। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन 1 बाय 1 स्क्रीन पे आएंगे। आप कोशिश करिए कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई करें, है ना। क्या है, देखो, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ के सच दैट के फैक्टोरियल हैज 10260 जीरोज एट द एंड। ठीक है, कह रहा है कि देखो, एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। जैसे मेरे पास ये फैक्टोरियल का मतलब तो समझते हो ना, मैंने कहा कि 10 फैक्टोरियल है। 10 फैक्टोरियल का मतलब है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी जब तक लास्ट में, मतलब 1 तक की सारी जितने भी नंबर्स होंगे इनके कंटिन्यूसली मल्टीप्लीकेशन। अब नंबर ऑफ जीरो एज द एंड का मतलब क्या है कि जब मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो एंड में कितनी जीरो आएंगी। ठीक है, अब यहां से कितनी जीरो आएंगी? एक जीरो तो यहां है, एक ये 5 और 2 की प्रोडक्ट होगी, तो तब एक जीरो निकल आएगी, है ना। और तो जीरो निकलेगी नहीं, 2 ही जीरो आएंगे इसके एंड में। तो ऐसे ही बताना हमने कि ऐसा कोई नंबर बताओ जिसके लास्ट में इतनी जीरो आए। अच्छा, एक इसका एक तरीका ये है, जैसे 10 फैक्टोरियल है तो इसको 5 से डिवाइड कर लो। अब 5 से ही क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि 5 और 2 का पेयर एक जीरो देता है। ठीक है, आप कर लो। जैसे इनकी प्रोडक्ट की मैंने आया तो 20 ना, जीरो तो एक ही आया ना, क्योंकि पेयर तो एक ही बन रहा था। और जब भी कॉन्टिन्यूस नंबर होते हैं तो पेयर उतने ही बनते हैं जितनी बार 5 आता है, तो इसलिए हम 5 से डिवाइड करते हैं। जैसे 10 फैक्टोरियल है तो 5 से गया 2, अब और तो आगे कुछ आया नहीं, तो 2 ही जीरो आएंगे भाई। जैसे अगर सपोज ये 100 फैक्टोरियल होता तो क्या करते हैं, 100 बाई 5 कितना आया, 20। फिर 20 को अगेन 5 से डिवाइड करो, फिर आया 4। तो जब तक ये नंबर 5 से छोटा नहीं आ जाता, और रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं, हमें क्वेश्चन लेना है, तो इसमें 24 जीरो जाती। आप सोच रहे होंगे दोबारा क्यों डिवाइड किया सर? क्योंकि ये ब्रेक भी तो होता है ना, 6 में भी तो 2 है भाई। तो ऐसे ही जैसे कहीं 15 आया तो उसमें भी तो 5 होगा ना, तो फर्दर ब्रेक भी तो होता है ना आगे। ठीक है, तो अब सवाल उल्टा है, उसने जीरोज दे दी और पूछा कि किस में आएंगी, तो बाय ऑप्शन उठा लो भाई। ऐसे सवालों को बाय ऑप्शन सोल्व करो। अब मान लीजिए वो के की वैल्यू 4005 है। ठीक है, अब 4005 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो 801 आया। फिर 801 को अगेन 5 से डिवाइड किया, 160। आपको सिर्फ क्वेश्चन लेना, रिमाइंडर नहीं लेना। 160 को अगेन 5 से डिवाइड किया, 32। 32 को अगेन 5 से डिवाइड किया, 6। 6 को अगेन 5 से डिवाइड किया, 1। अब ये बन गया 800, 960, 960 और 992, 993 और 993, 994। तो यहां से तो 1000 जीरो आई भाई। ठीक है, कितनी आई? 1000 जीरो। अब 4005 से 1000 जीरो आई,
अब इससे तो कम ही आएंगी, इससे बहुत ज्यादा नहीं आएंगी, 15 ही है तो कितना ही हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, तो एक ही नंबर बचता है मेरे पास। आप करके भी देख लो। 4105, पहले 5 से गया 821, फिर 821 फिर 5 से गया भाई, ठीक है, फिर बन गया 164, 164 फिर 5 से गया, 5 दिए 15, फिर कितना बच गया 14, तो 32, 32 फिर 5 से गया तो 6, 6 फिर 5 से गया तो 1, ठीक है। अब देख लो ना, यहीं से अंदाजा लगा लो, ये 20 और ये 4 24, तो 24 ही जीरो फालतू आई ना, तो ये 1026 की बजाय 1024 होनी चाहिए। शायद क्वेश्चन मैंने गलती से फ्रेम कर लिया हो, मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। 5 8 40, 5 दूनी 10, 1, फिर 5 16 पंजे 80, और 5 चौके 20, फिर 32, फिर 6 1, तो ये 1 और 4 5, तो 7 और 6 13 और 1 14, 1 और 2 3, 6 9 और 3 12, और 8 और 1 9 और 1 10, तो ये 1024 कर लो भाई। गलती मुझसे हो गई, माफी चाहूंगा मैं, क्वेश्चन फ्रेम करते हुए गलती हो गई, ठीक है। जब मैं बना रहा था क्वेश्चन तो मैं ये सम गलत ले गया शायद, बट तरीका यही है। तो 1026 की बजाय ये 1024 जीरो है, ठीक है। माफ करना मुझे, छोटी मोटी गलतियां अब बनाते हैं तो हो जाती है कई बार। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इफ द डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज 726, दो नंबर्स के क्यूब का जो डिफरेंस है वो 726 है, एंड डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज 6, तो देन वैल्यू ऑफ दीज इज लाइज बिटवीन। अब देखो डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑफ दो नंबर, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये एक आइडेंटिटी होती है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। इसका मतलब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये अलजेब्रा में फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है भाई। अब डिफरेंस ऑफ क्यूब कितना है 726, ए माइनस बी कितना है 6, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये कितना बचा 6 से गया 12 1, ठीक है। तो वैल्यू डिफरेंस ऑफ ए एंड बी 6, देन ये वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, तो ये 121 आई, तो ये 120 और 130 के बीच में लाई करेगी, यानी 2 इज करेक्ट। अब किसी को अगर अलजेब्रा में ये आइडेंटिटी आती है तब तो काम चल जाएगा भाई, अगर नहीं आती होगी तो फिर फंस जाओगे, इसलिए ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बढ़िया इसी तरह से पेपर का लेवल ही डिस्कस करेंगे हम, ऐसे इधर उधर की बातें डिस्कस नहीं करेंगे। सम ऑफ 3 नंबर्स इज 2p, 3 नंबर्स हैं उनका सम है 2p, एंड स्मॉलर नंबर इज q माइनस 2 लेस देन द लार्जर नंबर, ठीक है भाई। अब ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। अगर ये नंबर a है तो ये लार्जर नंबर से q माइनस 2 लेस है, तो जो लार्जर नंबर होगा वो a प्लस q माइनस 2 होगा। मैंने q को यहाँ छोटे वाला ले लिया, माफ करना, ठीक है, मुझे आदत है ऐसे लिखने की, ऐसे लिखने की आदत नहीं है। तो a प्लस क्यू माइनस 2 हो गया, ठीक है। ये q छोटे वाला ही है, कहीं ये सोचोगे अच्छा बड़ा था छोटा ले लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर कोई नंबर किसी से 10 लेस है तो उससे 10 ज्यादा होगा, ठीक है भाई। एंड द लार्जर नंबर, ठीक है, इफ द सम ऑफ द लार्जर एंड सेकंड लार्जर नंबर इज दिस, लार्जर और सेकंड लार्जर ये होंगे भाई। तो सेकंड लार्जर नंबर क्या होगा, इस सम में से ये माइनस कर दो, तो इसमें से ये माइनस करोगे 4q, और ये माइनस का q तो 3q, और ये माइनस का a, और 6 में से माइनस 2 करोगे तो प्लस का हो जाएगा प्लस का 8। समझ पा रहे हो, तो ये आपका आ गया सेकंड लार्जर नंबर। अब वो कह रहा है कि इन तीनों नंबर्स का सम 2p है भाई, ठीक है, तीनों नंबर्स का जो सम है वो 2p है, तो इन तीनों का सम कर दो, a प्लस 3q माइनस a प्लस 8 प्लस a प्लस q माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2p, ठीक है। अब देखो इसमें ये a से a कैंसिल हो गया भाई। अब देखो हाफ ऑफ द स्मॉलर नंबर शुड बी, हाफ ऑफ द स्मॉलर नंबर a है, तो मुझे a निकालना है, तो मैं a को इस साइड रखूंगा, बाकी सबको उधर भेज दूंगा 2p। अब ये 3q और ये q 4q, उधर जाके माइनस का 4q, अब ये प्लस का 2 और माइनस का 6 है, तो प्लस का 6 बचेगा, उधर जाके माइनस का 6, ये आ गया भाई। अब मुझे हाफ ऑफ द स्मॉलर नंबर चाहिए, तो मैंने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो p माइनस 2q माइनस 3 बचेगा, तो ये दे रखा है p माइनस 2q माइनस 3 यहां पे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, फंसा लेगा आपको थोड़ा सा, और जब फंसाएगा तो फिर आपको मतलब थोड़ा उलझाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर घर से पहले से प्रैक्टिस होगी ना ऐसी चीजों की तो फिर नहीं फंसोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 4, सारे बढ़िया क्वेश्चन है, दमदार सॉलिड क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, ठीक ठाक मेहनत किया हमने भी। देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ दिस। ठीक है, वो कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट। यानी जब आप इसको सोल्व करोगे, आप इसको सोल्व करके आएगा तो बहुत बड़ा नंबर, इतना बड़ा नंबर आए शायद स्क्रीन पे भी ना आए, लेकिन उसकी जो लास्ट की 3 डिजिट आएगी ना, ये 3 डिजिट, उसको एक नंबर की तरह ट्रीट करना है आपको, और उसके फैक्टर देखने हैं कि कितने बनेंगे। ठीक है भाई, अब ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, मेरी बात सुनो ध्यान से। ये 5 को पकड़ लो, अगर मैं 5 की पावर 1 लूं सिर्फ, तो वो 5 ही होता है। 5 की पावर अगर 2 लूं तो 25 होता है। 5 की पावर 3 लूं तो 125 होता है। 5 की पावर 4 लूं तो 625 होता है। 5 की पावर 5 लूं तो 3125 होता है। और 5 की पावर 6 लूं तो 625 और ये 15625 होता है। 5 की पावर 7 लूं तो फिर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, 3 और 78 125 ऐसे आएगा। कहने का मतलब ये है, आप यहां से पकड़ लो जब से 3 डिजिट आनी शुरू हुई है, क्योंकि मुझे तो लास्ट के 3 डिजिट ही चाहिए, तो हर ऑल्टरनेटली लास्ट की 3 डिजिट 125 आ रही है। देखो 125 625, 125 625, 125 625, तो ये लास्ट की 3 डिजिट रिपीट होंगी। तो जब भी पावर ओड नंबर होगा तो लास्ट की 3 डिजिट आएंगी 125, और जब भी पावर इवन नंबर होगी तो लास्ट की 3 डिजिट आएंगी 625। इस केस में अब ये हमारा ओड नंबर है 1001, तो इसके लास्ट की 3 डिजिट आएंगी 125। अब 125 को एक नंबर की तरह ट्रीट करो, इसके फैक्टर देखो ये किससे डिवाइड होता है, 1 से, 5 से, 25 से और 125 से। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, 4। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर भाई, बात को समझ पाए? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 15:7। वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई जरूर करें। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 15:7। ए और बी 2 पर्सन है भाई, इनकी जो प्रेजेंट एज है दैट इज इन द रेशियो ऑफ 15:7। 2 years hence from now the age of A will be twice the age of B। अब मैं कहूं कि ये 15x है, ये 7x है, सिंपली वो कह रहा है कि 2 years from now, तो ये 7x + 2 होगा। द एज ऑफ A will be twice the age of B, इसके ट्वाइस के बराबर है, तो ये 15x + 2 दैट इज इक्वल टू 14x + 4, तो x की वैल्यू 2 आ गई, यानी प्रेजेंट एज ऑफ B इज 14, प्रेजेंट एज ऑफ A इज 30। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे, इफ C इज 6 years older than B, C इज 6 years older than B, अगर ये 14 है तो ये 6 years older यानी 20 का होगा। ठीक है, एंड एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ C एंड D इज 21 years, तो C और D का अगर एवरेज 21 है तो ये 42 होगा। ठीक है, और C की 20 है तो D की कितनी होगी, 22। देन फाइंड द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ A, B एंड D टुगेदर। एवरेज ऑफ, तो A की प्रेजेंट एज कितनी है 30, B की कितनी है 14 और D की कितनी है 22, तो सबका सम करके उसको 3 से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया 66 डिवाइड बाय 3, तो एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज इज 22 ईयर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, बात को समझे सारे? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, बढ़िया क्वेश्चन है सारे, अलग अलग टॉपिक के लेंगे हर बार। ए पर्सन स्पेंड्स 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट। अब ऐसे सवालों में हमेशा इनकम को 100 एज्यूम कर लो। ठीक है, इनकम कितनी है 100, और यहां रिमेनिंग वाला पार्ट लेते जरूर चलना। 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट, तो रेंट पे कितना लगाया उसने भाई 30%, यानी कि 30। एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग कितना बचा 70, इसका 40% ऑन हाउस होल्ड आइटम, हाउस होल्ड पे 40% इसका 28, तो -28, अब बचा कितना 42। 20% ऑन एंटरटेनमेंट, इसी की बात कर रहा है अभी, 70 का 20% 14,
तो अब बचा 28। 10% ऑन स्पोर्ट्स, तो 70 का 10% 7 स्पोर्ट्स पे, ठीक है। एंड द रिमेनिंग अमाउंट, अब रिमेनिंग कितना है भाई 21, विच इज ₹5250, दैट इज इक्वल टू 5250। तो व्हाट इज द मंथली इनकम। अब 21 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 21 टू जा यानी 250, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 100 इंटू 250 यानी कि 25,000। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द रेशियो ऑफ द प्राइसेज ऑफ 3 आर्टिकल ए बी एंड सी इज 6:5:8, ठीक है। 3 आर्टिकल हैं, ए है, बी है, सी है, इनके जो प्राइस है वो 6, 5 और 8 में है, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज इंक्रीज बाय 25%, अगर 25% का इंक्रीमेंट है तो 6 का 25% कितना होगा भाई 1.5, तो ये हो गया 7.5। द प्राइस ऑफ आर्टिकल सी इज डिक्रीज बाय 25%, तो 25% इसका क्या होगा आधे का आधा 2, तो ये रह गया 6। द डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेज ऑफ टाइप ए एंड सी आर्टिकल वुड बी दिस, ठीक है। अब ए और सी का डिफरेंस 7.5 और 6 का डिफरेंस 1.5, इसकी वैल्यू 300, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 200। तो फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ आर्टिकल बी, तो ये तो 5 है, तो 5 की वैल्यू 5 इंटू 200 कितना हो गया 1000। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई सभी को। चलो नेक्स्ट, डेली रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, और अगर अभी से शुरू कर देंगे तो मतलब एग्जाम तक बहुत लेक्चर आएंगे, तो बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ए मैन डिपॉजिटेड ₹2500 इन अ बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट विच गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹450 इन अ ईयर, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट है 2500 और जो इंटरेस्ट है वो है 450। तो इंटरेस्ट को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें कि 450 मिला 2500 पे इंटू 100 टू 25 से गया 18, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 18% है, ठीक है भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 18%। अब कह रहा है हैड ही डिपॉजिटेड ₹3600 इन द सेम बैंक, 3600 इन द सेम बैंक एट 3% लेस, तो 18 से 3% लेस यानी कि 15% पे अगर वो डिपॉजिट करवाता है, देन व्हाट वुड हैव बीन द इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर। तो 3600 पे 15% मिलेगा हर साल, तो 3600 का 15% क्या होगा भाई, देखो इसका 10% होगा 360, फिर उसका आधा 5% यानी 180, तो 15% हुआ 540, तो हर ईयर इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो 4 ईयर में कितना मिलेगा इंटू 4, तो ये 016, तो 2160 इंटरेस्ट मिलेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट, अब ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। मैं हर क्लास में आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, 8 क्वेश्चन मैं सोल्व करवाया करूंगा, 2 क्वेश्चन होमवर्क, ठीक है भाई। तो ये आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। अब इनका आंसर कहां मिलेगा, आप लोग कमेंट करके बताओ आपका आंसर क्या आ रहा है, फिर मैं उस पर रिप्लाई करूंगा कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं, तो इसी चैट में जाकर के आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए, और अगर आपको दिक्कत आ रही है ईपीएफओ की तैयारी में तो आप हमारे डिफरेंट कोर्सेज से भी जुड़ सकते हो, ठीक है। कोर्सेज से जुड़ने के लिए सिंपली टाइप करें, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएं या edutapp.in टाइप करें गूगल पे, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाओगे यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे आने पे आपको ये हमारा एक कोर्स मिलेगा, ये देख रहे हैं आप, ठीक है, मास्टर कोर्स। इसमें एनरोल करके आप अपनी हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो भाई, ठीक है, बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से। इसमें डेमो वेमो या नो मोर पे जाके इसके बारे में जान लो, थोड़ा यहाँ पे
डेमो लेक्चर वगैरह दे रखे हैं, ये आप अटेंड कर लो। ठीक है, तो जो भी आप चाहो वो आप अच्छे से चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो, सेशन से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।